के अंदर एक लड़की आती है जो जैंग के हाथ में खाने का बहुत सारा सामान रख देती है। जैंग उससे पूछता है कि तुम कौन हो। उसकी आवाज सुनकर वो लड़की घबरा जाती है और वो उससे पूछती है कि तुम कौन हो, मेरे दादाजी कहाँ हैं। और उस लड़की के इस सवाल से जैंग समझ जाता है कि ये लड़की अंधी है और जो बूढ़ा आदमी यहाँ पर काम करता है, जिसकी जगह आज जैंग यहाँ पर बैठा है, वो इस लड़की के दादाजी हैं। ये लड़की बताती है कि यहाँ बैठकर वो अपने दादाजी के साथ स्नैक्स खाती थी और साथ ही साथ टीवी के प्रोग्राम को सुनती भी थी, लेकिन अब उसके दादाजी यहाँ पर नहीं है, इसीलिए वो यहाँ से चली जाती है। और जब वो बस का इंतजार कर रही होती है तभी बारिश होना शुरू हो जाती है और जैंग उसके पास जाता है और वो उसे अंदर आकर उस प्रोग्राम को सुनने के लिए कहता है जो वो अपने दादाजी के साथ यहाँ पर सुनती है। वो अंदर आकर इस प्रोग्राम को बहुत एंजॉय करती है और जाने से पहले वो जैंग को खाने के लिए कुछ देकर यहाँ से चली जाती है। इस लड़की का नाम जेनी है जो एक कॉल सेंटर में काम करती है। अगले दिन जैंग एक बॉक्सिंग क्लब में जाता है और यहाँ का जो ओनर होता है, जो कोच होता है, जैंग उसके पास जाकर माफी मांगता है। वो कहता है कि मैंने जो भी किया उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ, लेकिन उसका कोच बहुत गुस्से में होता है। वो कहता है कि मैंने अपने बेटे को भूखा रखा लेकिन तुम्हें कभी किसी की कमी नहीं होने दी, और ये कहकर वो उठकर यहाँ से चला जाता है। और जैंग भी जब यहाँ से जा रहा होता है तो यहीं पर एक और कोच होता है और यहाँ पर वो सभी बॉक्सर्स को बताता है कि जैंग ने 1999 में जो नेशनल गेम्स हुए थे उसमें सारे मेडल्स जीते थे और फाइनल में इसने कुछ ही देर में अपने ओपोनेंट को नॉकआउट कर दिया था। और यहाँ पर एक बॉक्सर जो इस वक्त का चैंपियन है वो जैंग को चैलेंज करता है। जैंग ने कभी उसे हराया था। वो कहता है अब तुम मेरे सामने टिक नहीं पाओगे। जैंग उसके चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं करता और तभी यहाँ का ओनर, जिससे अभी कुछ देर पहले जैंग ने माफी मांगी थी, जो कभी जैंग का कोच हुआ करता था, वो जैंग से कहता है कि तुम्हें इसके साथ एक राउंड लड़ना चाहिए, लेकिन जैंग मना कर देता है और इस बात से गुस्सा होकर उसका कोच उसे थप्पड़ मारता है। जैंग उन्हें सॉरी कहकर यहाँ से निकल जाता है और रात को जब वो पार्किंग लॉट में अपनी जॉब पर होता है तो एक बार फिर से वहाँ पर जेनी उसी टीवी प्रोग्राम को देखने के लिए आती है जो हर रात को अपने दादाजी के साथ यहाँ पर देखती है। लेकिन अब उसके दादाजी ने जॉब छोड़ दी, वो किसी दूसरी सिटी में मूव कर चुके हैं, इसीलिए वो जैंग के साथ बैठकर इस प्रोग्राम को देखती है। वो जैंग को खिड़कियां खोलने के लिए कहती है क्योंकि जैंग के शूज से उसके पैरों से स्मेल आ रही होती है। और इसके बाद वो जैंग से पूछती है कि एक्टर ने कपड़े कैसे पहने, और अब जैंग उसे पूरा प्रोग्राम एक्सप्लेन करना शुरू कर देता है। और जब वो प्रोग्राम खत्म होने के बाद जा रही होती है तो जैंग उसका वो बॉक्स वापस करता है जिसमें उसने उसे पीच दिए थे। जेनी अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाकर अपना नाम बताती है, लेकिन जैंग उससे हाथ मिलाने में हेजिटेट हो रहा होता है। दरअसल जैंग पूरी तरह से गुमसुम होता है, वो किसी से बात नहीं करना चाहता, वो पूरी दुनिया से कटा कटा रहता है। और जब वो जेनी से हाथ मिलाता है तो जेनी उससे पूछती है कि तुम्हारे हाथ बहुत ज्यादा हार्ड है, तुम क्या करते हो। जैंग इस बात का जवाब नहीं देता और जेनी वहां से निकल जाती है। अगले दिन जैंग जेनी का इंतजार कर रहा होता है। आज उसने साफ सुथरे कपड़े पहने, उसने अपने जूते भी बदल दिए और जब जेनी आती है तो वो उसकी जूतों की खुशबू से पहचान जाती है कि आज उसने नए जूते लिए। और जब वो ये बात जैंग से कहती है तो जैंग कहता है कि नहीं, कुछ दिन पहले लिए थे। और अब ये दोनों प्रोग्राम देखना शुरू करते हैं और जब जेनी प्रोग्राम देख रही होती है तो इमोशनल होकर रोना शुरू कर देती है और जैंग को कहती है कि जब हम देख नहीं पाते तो हम चीजों को महसूस ज्यादा करते हैं। अब जब जेनी प्रोग्राम देखकर यहाँ से जा रही होती है तभी उसकी साइड से एक गाड़ी निकलती है जो जोर से हॉर्न बजाती है, जिसकी वजह से जेनी गिर जाती है। दरअसल वो बॉटल्स की एक ट्रे से टकरा कर गिरती है जिसकी वजह से सभी बॉटल्स फट जाती है। और इससे पहले कि वो अपना हाथ टूटे हुए कांच के ऊपर रखती, वहाँ पर जैंग आकर उसे रोक लेता है, लेकिन गिरने की वजह से जेनी के पैर पर मोच आ चुकी होती है, इसीलिए जैंग उसे हॉस्पिटल ले जाता है। और हॉस्पिटल में उसके पैर पर पट्टी करवाने के बाद उसे जेनी को घर छोड़ने भी जाना पड़ता है। जेनी चल नहीं सकती, इसीलिए वो उसे अपने कंधे पर उठा कर ले जाता है। यहाँ पर बहुत सारी सीढ़ियां होती है, इसीलिए जैंग थक जाता है और जेनी कहती है कि मुझे तुमसे एक और काम है। दरअसल उसके घर का जो ड्रेन पाइप होता है वो बंद हो गया होता है और वो जैंग से उसे खोलने के लिए कहती है। जैंग उसे खोलता है। दरअसल वहाँ पर एक कपड़ा अटक गया था, इसलिए पानी जा नहीं रहा था। और जब जैंग यहाँ से जा रहा होता है जेनी उसे एक टिकट देती है। वो कहती है कॉन्सर्ट की टिकट है, तुम अपने दोस्तों के साथ यहाँ पर जा सकते हो। लेकिन जैंग का कोई भी दोस्त नहीं है और ये बात वो उसे बताता है। जेनी कहती तो फिर हम दोनों एक साथ जाएंगे। इसके बाद जैंग वहाँ से निकल जाता है, लेकिन जैंग आज खुश है, उसे जेनी का साथ अच्छा लगता है। वहीं दूसरी तरफ ये दिखाया जाता है कि जेनी भी सोफे पर लेटे लेटे जैंग के ख्यालों में खोई होती है क्योंकि उसे भी जैंग का साथ अच्छा लगता है। अगले दिन ये दोनों के दोनों कॉन्सर्ट के लिए जाते हैं और कॉन्सर्ट देखने के बाद ये एक रेस्टोरेंट में जाते हैं जहाँ पर जेनी जैंग से पूछती है कि तुम रात में पार्किंग लॉट पर काम करते हो, दिन में क्या करते हो। वो कहता है कि मैं पानी की बोतल्स की सप्लाई करता हूँ। जेनी कहती है जब तुम यंग रहोगे तुम जरूर बुरे काम करने में ज्यादा बिजी रहोगे। इस बात पर जैंग को गुस्सा आ जाता है क्योंकि वो अपने बारे में उसे कुछ भी नहीं बताना चाहता। वो कहता है कि तुम अपने काम से काम रखो। जेनी को इस बात से बुरा लगता है और वो वहां से चली जाती है। और जब वो अपने घर के पास पहुंचती है तो जैंग भी वहां पर आता है। वो उससे माफी मांगता है। वो कहता है कि मैं अभी 30 साल का हूँ। दरअसल जैंग ने उसे पहले बताया था कि मेरी एज बहुत ज्यादा है। वो कहता है जब मैं यंग था तो मैं बॉक्सर था, लेकिन ये भी सच है कि मैं एक बुरा इंसान था, पर अब मैं वैसा नहीं रहना चाहता। जेनी उसे गुड नाइट कहकर वहां से चली जाती है। जैंग अगले दिन अपने पुराने बॉक्सिंग मैनेजर से और वहां के बॉस से मिलने के लिए जाता है और ये चाहते हैं कि जैंग एक बार फिर से बॉक्सिंग करना शुरू कर दे, प्रैक्टिस करने के लिए आ जाए। लेकिन जैंग कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। जैंग का बॉस उससे पूछता है कि मैं तुमसे एक सवाल पूछूंगा, तुम इतने सालों तक थे कहां। जैंग उनकी किसी भी बात का जवाब नहीं देना चाहता, लेकिन जब उसके बॉस कहते हैं कि अगर तुम्हारे पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं है तो मैं जा रहा हूं, तो जैंग उन्हें बताता है
है कि मैं पिछले 4 साल 3 महीनों से जेल में था। वो बताता है कि बॉक्सिंग छोड़ने के बाद मैंने दूसरे लोगों से पैसे वसूल करना शुरू कर दिया था, जिसमें उसे उन लोगों को मारना भी पड़ता। और अब वो उस तरह की जिंदगी नहीं जीना चाहता, वो बॉक्सिंग नहीं करना चाहता, बल्कि अपनी जिंदगी को एक नए तरीके से जीना चाहता है। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि जेनी जब रात को ऑफिस से अपने घर पर जाती है तो वहां पर उसका मैनेजर भी खड़ा होता है, जिसकी जेनी के ऊपर हमेशा से गंदी नजर है। और वो जेनी को कहता है कि मैं चाय पीना चाहता हूँ। वो बहाने से जेनी के घर के अंदर आ जाता है और जेनी के साथ जबरदस्ती करना शुरू कर देता है। और तभी यहाँ पर जैंग भी आ जाता है। जैंग को ये देखकर बहुत गुस्सा आता है, उसकी आंखों में खून उतर आता है और वो उस मैनेजर को बहुत बुरी तरह से मारता है। वो उसका गला दबाकर उसे मारने वाला होता है कि जेनी उसे रोक लेती है। जैंग कहता है कि अगर तुम यहाँ पर दोबारा कभी आए, तुमने जेनी को हाथ लगाने की कोशिश की तो मैं तुम्हें मार दूंगा। वो मैनेजर वहां से चला जाता है। यहाँ पर जेनी को बहुत दुख होता है, उसे बहुत रोना आता है और साथ ही साथ वो ये भी कहती है कि अब शायद मेरी जॉब चली जाएगी। जैंग कहता है कि तुम अब भी वहां पर जॉब करना चाहती हो। जेनी कहती है कि सर्वाइवल का सवाल है, अगर मैं जॉब नहीं करूंगी तो मेरा खर्चा कैसे चलेगा। जैंग कहता है कि मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। जेनी कहती है कि तुम मुझे और भी कमजोर बना रहे हो, प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। जैंग वहां से चला जाता है और अगली रात को जेनी उसके पास आती है। जेनी उसे कहती है कि मैंने जॉब छोड़ दी, क्या तुम इस वीकेंड मेरे साथ घूमने चलोगे। वो कहता है कि हाँ। और जब वो जेनी से मिलने जाता है तो उसे वो बहुत ही प्यारा डॉग गिफ्ट भी करता है, जिसे पाकर जेनी बहुत खुश हो जाती है। और इसके बाद जैंग जेनी को एक नदी के किनारे ले जाता है। उसे बताता है कि मैं अनाथ था और हमारा अनाथ आश्रम यही था, लेकिन पानी में वो बह गया और जो भी जगह मुझे यहाँ की याद है अब वो सब पानी के नीचे है। जेनी उसे नदी के किनारे से 2 पत्थर उठाने के लिए कहती है। वो 2 पत्थर उसके हाथ में रखता है। जेनी एक पत्थर उसको दिखाकर कहती है कि ये मैं हूँ, ये बिल्कुल मेरी तरह है, और दूसरे पत्थर को दिखाकर कहती है कि ये बिल्कुल तुम्हारी तरह है। और वो पत्थर जो जैंग की तरह होता है वो उसे अपने पास रख लेती है। और जब वो अपना वाला पत्थर जैंग को दे रही होती है तो वो जैंग का हाथ पकड़ लेती है। जैंग भी उसका हाथ पकड़ लेता है और ये दोनों नदी के किनारे बैठे रहते हैं। यानी कि ये दोनों जो इस दुनिया में पूरी तरह से अकेले थे अब एक दूसरे के साथ हैं। और जैंग अपनी बॉक्सिंग कोच के पास, मैनेजर के पास जाता है और वो कहता है कि मैं बॉक्सिंग दोबारा से शुरू करना चाहता हूँ, क्योंकि जेनी के लिए कुछ करना चाहता है। और जैंग दिन रात बॉक्सिंग की प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है। वो बॉक्सिंग मैच भी खेलता है और बॉक्सिंग में बहुत ही अच्छा होता है। वो हर किसी को नॉकआउट कर देता है। यही जेनी भी घर पर जैंग का हमेशा इंतजार करती है और वो पहली बार उसके चेहरे को छू कर देखती है और ये दोनों पहली बार एक दूसरे को किस करते हैं। जेनी यहाँ पर उस तरह से भी एक्टिंग करती है जिस तरह से जैंग बॉक्सिंग करता है। ये हॉरर फिल्म में देखते हैं, ये हमेशा एक दूसरे के साथ रहते हैं। इन दोनों ने अपनी एक अलग दुनिया बना ली है। और साथ ही साथ जेनी उसकी मसाज भी करती है। उसने मसाज करना सीख लिया है क्योंकि जैंग प्रैक्टिस करता है, वो बॉक्सिंग करता है और उसकी मसल्स को लाइट करने के लिए, उसे रिलैक्स करने के लिए वो उसको मसाज करती है, जिससे जैंग को बहुत अच्छा लगता है। जैंग बॉक्सिंग के दौरान हमेशा इस बात का ध्यान रखता है कि उसके चेहरे को ज्यादा नुकसान ना हो, क्योंकि जब जेनी उसके चेहरे को छुएगी और उसमें ज्यादा चोट हुई तो वो उससे बहुत लड़ेगी। और होता भी ऐसे ही। हर शाम को जब भी जैंग घर वापस आता है तो जेनी उसके चेहरे को छू कर देखती है। जेनी जैंग को बताती है कि चिल्ड्रंस डे के दिन वो अपने पेरेंट्स के साथ बाहर गई थी। हालांकि उसके पेरेंट्स नहीं चाहते थे, लेकिन फिर भी वो उन्हें लेकर गई। और जब वो ड्राइव कर रही थी तो उसने ऊपर से एक जलते हुए आदमी को गिरते हुए देखा। इसकी वजह से उसका ध्यान भटक गया और उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, जिसमें उसके मॉम डैड की डेथ हो गई और उसने अपनी आंखों को हमेशा के लिए खो दिया। और जैंग जब उसकी जिंदगी की कहानी सुनता है तो वो पूरी तरह से शांत हो जाता है। ऐसा लगता है कि उसे कुछ याद आ गया और उसके दिमाग में वो घटना आती है जिसकी वजह से वो जेल गया था। दरअसल वो एक आदमी से पैसे वसूल करने गया था, लेकिन वो उसे पैसे देने के लिए तैयार नहीं था। और तभी बाहर पुलिस आ जाती है और जब जैंग दरवाजे के पास जाता है तो वो आदमी अपने आप को आग लगाकर बिल्डिंग से कूद जाता है। जैंग भागता हुआ उसकी तरफ जाता है, उसका हाथ पकड़ लेता है, लेकिन उसके पूरे शरीर में आग लगी हुई थी, इसीलिए जैंग उसे ऊपर नहीं खींच पाता और वो नीचे गिर जाता है। और तभी जैंग देखता है कि सड़क पर एक गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है। दरअसल ये वो पल था जब जेनी ड्राइव कर रही थी और उसके पेरेंट्स उसके साथ बैठे हुए थे और तभी वो एक जलते हुए आदमी को बिल्डिंग से गिरते हुए देखती है। उसका पूरा ध्यान भटक जाता है और उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें उसके मॉम डैड की मृत्यु हो जाती है और वो अपनी आंखों की रोशनी हमेशा के लिए खो देती है। और जैंग को इस बात का एहसास होता है कि जेनी के साथ आज जो भी हुआ है उस सब के पीछे कहीं ना कहीं वो खुद जिम्मेदार है, क्योंकि अगर वो गलत रास्ते पर नहीं चलता, उस आदमी से पैसे वसूल करने नहीं जाता, तो जेनी की गाड़ी का कभी भी एक्सीडेंट होता ही नहीं। हालांकि जिस आदमी के शरीर पर आग लगी थी वो आज भी जिंदा होता है और जैंग उससे हॉस्पिटल में मिलने भी जाता है। जैंग अब किसी भी कीमत पर जेनी की आंखों का इलाज करवाना चाहता है और इसीलिए वो डॉक्टर के पास उसे लेकर जाता है। डॉक्टर कहता है कि आंखें वापस आ सकती है, लेकिन इसमें बहुत खर्चा है। दरअसल इसमें $30,000 का खर्चा होता है। और जैंग उस बॉक्सर के पास जाता है जिस बॉक्सर ने इस कहानी की शुरुआत में जैंग को चैलेंज किया था, जो उसी बॉक्सिंग क्लब का बॉक्सर था जिस बॉक्सिंग क्लब का बॉक्सर जैंग है, लेकिन उसने वो बॉक्सिंग क्लब छोड़ दिया है। इसका नाम जॉनी है, इसके पास अब बहुत पैसे। ये जैंग को कहता है मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ और वो उसे एक आदमी के पास ले जाता है। ये आदमी जैंग को $30,000 देता है और साथ ही साथ एक मोबाइल फोन भी। वो उसे कहता है कि ये एक नॉर्मल बॉक्सिंग फाइट है जिसके लिए तुम्हें थाईलैंड जाना होगा, लेकिन अगर थाईलैंड की पुलिस ने तुम्हें पकड़ लिया तो तुम्हें कोई भी नहीं पहचानता। यानी कि ये एक इलीगल फाइट है जिसके लिए जैंग को जाना है और जैंग को इस फाइट के लिए अपनी पहचान को छुपाना होगा, उसको अपनी पहचान को बदलना होगा और इसीलिए वो अपनी आईडी, अपनी डॉक्यूमेंट सब कुछ जला देता है। और जाने से पहले वो जेनी को हॉस्पिटल ले जाता है क्योंकि उसका ऑपरेशन होना है। जेनी कहती कि सबसे पहले मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ, मैं तुम्हारे साथ उस
उस नदी के किनारे बैठकर जहाँ पर पहली बार मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा था, सूरज को डूबते हुए देखना चाहती हूँ। वो ये भी कहती है क्या होगा अगर तुम बदसूरत हुए, और इस बात पर ये दोनों हंसते हैं। इसके बाद जेनी को डॉक्टर्स अंदर ले जाते हैं और जैंग अपनी फाइट के लिए निकल जाता है। यहाँ पर जैंग के साथ जॉनी भी होता है। जॉनी जैंग को बताता है कि इस फाइट के कोई भी रूल्स नहीं है। ये फाइट तभी खत्म होती है जब दो में से एक बॉक्सर मर जाता है या बेहोश हो जाता है, और जिस बॉक्सर के साथ तुम्हारी फाइट है ये बहुत ही खतरनाक है, ये कई लोगों को मार चुका है। और अब जैंग की उस बॉक्सर से फाइट शुरू होती है। ये फ्री स्टाइल फाइट है जहाँ पर लोग आते हैं इन फाइटर्स के ऊपर पैसा लगाते हैं, और अब यहाँ पर इन दोनों की फाइट शुरू हो जाती है। जैंग को दूसरा फाइटर शुरू में बहुत बुरी तरह से मारता है, लेकिन फाइनली जैंग उस फाइटर को हरा देता है। जॉनी ये देखकर पूरी तरह से परेशान हो जाता है, क्योंकि उसके साथ जो आदमी होता है, जॉनी ने उसे कहा था कि जैंग कभी नहीं जीत सकता, और उस आदमी ने अपने सारे पैसे जैंग की हार पर लगा दिए थे। लेकिन जैंग जीत गया है, इसीलिए उसका सारा पैसा डूब चुका है। और वो आदमी जॉनी से कहता है कि अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो मुझे मेरा सारा पैसा वापस चाहिए। जैंग यहाँ से अपनी जीत का सारा पैसा लेकर वापस अपने देश आ जाता है। वो हॉस्पिटल कॉल करता है और उसे बताया जाता है कि जेनी की आंखें अब बिल्कुल ठीक हो चुकी है। इस बात से जैंग बहुत खुश होता है, और तभी एक गाड़ी आती है, उसे उड़ा देती है, और इस गाड़ी से दो लोग उतरते हैं। वो उसका बैग छीन लेते हैं जिसमें उसके पैसे, उसका इनाम है, और चाकू से उसकी पीठ पर 2 बार वार करते हैं। लेकिन इससे पहले कि वो जैंग को पूरी तरह से मार देते, सामने से एक गाड़ी आती है, इसीलिए वो यहाँ से निकल जाते हैं। और जिस गाड़ी ने जैंग को उड़ाया होता है उसके अंदर जॉनी को दिखाया जाता है। दरअसल ये सब कुछ जॉनी ने करवाया है। वहीं दूसरी तरफ जेनी को दिखाया जाता है, जिसकी आंखें अब पूरी तरह से ठीक हो चुकी है। वो जैंग का इंतजार करती है, लेकिन जैंग नहीं आता, और कई दिन बीत जाते हैं, लेकिन जैंग का कुछ भी पता नहीं चलता। वो पुलिस पे कंप्लेंट लिखवाने के लिए भी जाती है, लेकिन पुलिस को कंप्लेंट लिखने के लिए आईडी की जरूरत होती है, और जैंग ने जाने से पहले अपनी सारी आईडीज जला दी थी, इसीलिए पुलिस उसकी कंप्लेंट नहीं लिखती। और अब जब जैंग का घर खाली हो रहा होता है तो वहां पर एक आदमी होता है, और वो जेनी को एक पार्सल देता है। वो कहता है जैंग के लिए आया था, और जब जेनी उस एड्रेस पर जाती है तो वहां पर उसे वही आदमी मिलता है जो आदमी जैंग की वजह से अपने आप पर आग लगाकर कूद गया था, और जिसे देखकर जेनी की गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था। इस आदमी को जेनी के बारे में सब कुछ जैंग ने बताया होता है, और ये जेनी को सब कुछ बता देता है। जेनी को पता चल जाता है कि इसी आदमी को उसने गिरते हुए देखा था जब उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन इसे भी जैंग के बारे में कुछ नहीं पता होता कि वो कहाँ चला गया। जेनी जैंग को बहुत मिस करती है, और वो अपने एहसास से, जिस तरह से उसने जैंग को छुआ था, वो उसका एक स्कल्पचर भी बनाती है। जेनी का अब यही काम है, वो मिट्टी की खूबसूरत खूबसूरत चीजें बनाती है, और साथ ही साथ वो सोशल वर्क करने के लिए हॉस्पिटल भी जाती है, जहाँ पर वो मरीजों को मसाज देती है। और जब वो एक बूढ़े आदमी को मसाज दे रही होती है तो उसी वार्ड में एक बेड पर एक आदमी लेटा होता है, और वो जेनी की तरफ देखता है। ये और कोई नहीं बल्कि जैंग होता है। दरअसल जैंग उस एक्सीडेंट के बाद पूरी तरह से पैरालाइज्ड हो गया था, वो चल नहीं सकता, वो सिर्फ अपनी गर्दन हिला सकता है। वो जेनी को देखता है, लेकिन वो उसे बताता नहीं कि वही जैंग है। जेनी उसके पास आती है, वो उसकी मसाज करती है, और उसे एहसास होता है कि ये जैंग है। लेकिन जब वो उसका नाम देखती है तो वहां पर कुछ और ही नाम लिखा होता है, क्योंकि जब जैंग का एक्सीडेंट हुआ था तो उसके पास जो आईडी थी वो इसी नाम की आईडी थी। जेनी वहां से चली जाती है। जैंग धीरे धीरे रिकवर हो जाता है, और एक दिन जब वो मार्केट में होता है तो वहीं पर जेनी भी होती है, और जेनी के पास उसका डॉग होता है, और डॉग को ये एहसास हो जाता है कि जैंग आसपास ही कहीं है। वो भागता हुआ जैंग के पास आता है और उससे प्यार करना शुरू कर देता है। जैंग गिर जाता है क्योंकि वो बैसाखी के सहारे चलता है। जेनी भी वहां पर आ जाती है और वो जैंग को सॉरी कहती है। हालांकि वो जैंग को पहचान लेती है कि इससे पहले वो हॉस्पिटल में मिले थे। जैंग उसे बिना कोई रिप्लाई दिए वहां से चला जाता है। जेनी डॉग को लेकर अपने दोस्त की शॉप पर आती है, और वो बताती है इससे पहले इसने कभी भी ऐसा नहीं किया। और वहां पर जेनी को एहसास होता है कि वो और कोई नहीं बल्कि जैंग ही था। जेनी भागते हुए उस तरफ जाती है, लेकिन जैंग उसे कहीं नहीं दिखता। इस बात से जेनी पूरी तरह से टूट जाती है। उसने एक बार फिर से जैंग को खो दिया, और वो वहीं बैठकर बहुत रोती है। और इसके बाद वो उस नदी के किनारे जाती है जहां पर वो हमेशा जैंग से मिलती थी, और वो देखती है कि वहां पर एक आदमी बैसाखी लेकर खड़ा होता है, और ये और कोई नहीं बल्कि जैंग ही होता है। दरअसल जैंग का चेहरा पहले से खराब हो चुका है, वो बैसाखी के सहारे चलता है, और इसीलिए वो जेनी के ऊपर बोझ नहीं बनना चाहता। और अब जब जेनी उसे पहचान चुकी है तो वो उसके चेहरे पर हाथ लगाती है, और वो उसे अपने गले से लगा लेती है। वो कहती है कि मैंने अपनी आंखें ठीक इसलिए करवाई थी ताकि मैं हमेशा तुम्हें देख सकूं। और ये दोनों इस तरह से एक दूसरे से मिल जाते हैं।